और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने भेंट कर उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की। सीएम ने अनुरोध किया कि चिन्याली, सोंड और गौचर से छोटी एयरक्राफ्ट की सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गौचर व चिन्याली, सोंड के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू की जाएगी। उड़ान योजना के अगले टेंडर में सर्वे होने के उपरांत गौचर और चिन्याली, सोंड की हवाई सेवा शामिल की जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट सेवाएं शुरू करने के लिए संबंधित एयरलाइन को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। इस सत्र को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा कि सरकार की तमाम विफलताएं हैं, जिनको लेकर सदन में विपक्ष सरकार को घेरने का काम करेगा। विधानसभा सत्र के दौरान आज अगर हम प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कुछ भी बात करें तो ये लगता है कि हर मुद्दे को विधानसभा में उठाया जाएगा। आज आप देखेंगे कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में ध्वस्त है। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो अंकिता भंडारी जैसा जघन्य अपराध हो जाता है और पूरी सरकार सबूत मिटाने में लग जाती है। युवाओं की बात करें तो युवाओं का रोजगार लगातार UKSSC के माध्यम से बेचा जा रहा था। CBI जांच की मांग पूरा प्रदेश कर रही थी, लेकिन सरकार अपनी रुड़की में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट उत्तराखंड सचिव आदेश सैनी ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा एक षड्यंत्र के माध्यम से कमर्शियल वाहनों के लिए और ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए डोईवाला में बनाया गया है, जहां पर जिला हरिद्वार, देहरादून जिलों के सभी वाहनों की फिटनेस के लिए डोईवाला ही जाना होगा, जिसमें ई-रिक्शा, टेम्पो टैक्सी, टेम्पो ट्रेवल्स, मैजिकल सभी प्रकार की बसों, ट्रकों की फिटनेस होगी, जबकि भारत सरकार के राजपत्र में ऐसा नियम नहीं है। मजदूर का भाई होता है और मजदूरों की परेशानी हमारी सबकी परेशानी है, हमारी अपनी परेशानी है। गवर्नमेंट ने इस तरह का नियम बनाकर एक प्राइवेट हाथों में सौंप कर हमारे शोषण के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं बना, सिर्फ हमारा गरीबों का, मजदूरों का शोषण करना है गवर्नमेंट का मेन मकसद। और इसी में गवर्नमेंट ने अब एक बात बताइए कि डोईवाला में रख दिया गया, जिसकी दूरी यहाँ से मेरे ख्याल समझता 70 किलोमीटर तो होगी, 70 किलोमीटर है, तो रिक्शा हमारी 15 से 20-25 किलोमीटर चलती है पर डे में। और सेंटर थे हमारे सभी संभागीय परिवहन कार्यालयों में थे, उसमें रुड़की भी है, हरिद्वार भी है, देहरादून, ऋषिकेश, विकास नगर वगैरह सब जगह थे। तो सरकार ने ये फिटनेस सेंटर, यहाँ पे फिटनेस सेंटर बंद करके प्राइवेट हाथों में दे दिया, प्राइवेट संस्था को। वो प्राइवेट संस्था फिटनेस करने के लिए उसने सारी फीस अपनी 10%। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए रोड सेफ्टी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ते हुए सड़क दुर्घटनाओं के कारणों पर चर्चा की गई। साथ ही साथ घर के बड़े बुजुर्गों से भी आग्रह किया गया कि वो अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने न दें। चर्चा में स्पष्ट रूप से कहा गया कि लोगों को अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद से रखना चाहिए। सिर्फ सरकार या प्रशासन के भरोसे रहना सही नहीं है। सिर्फ सरकार या प्रशासन और कानून के डंडे से वाहन दुर्घटना को नहीं रोका जा सकता है, जब तक खुद वाहन चलाने वाले लोग सतर्क न रहें। देखिए, बहुत ज्यादा जागरूकता है इस प्रदेश में। देखिए, एक एक्सीडेंट प्लेस में होना, जहाँ पे रोड पे हो रहा है, हेड ऑन कॉलिजन होगा, ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 लोगों को चोट लगेगी, उस तरह एक की मृत्यु हो जाए। यहाँ पे अगर किसी ड्राइवर की गलती के कारण या गाड़ी में फिटनेस नहीं है या उसने अल्कोहल लिया हुआ है, उसके कारण अगर जीप या बस का एक्सीडेंट होता है और पहाड़ से गिरती है तो मास कैजुअलिटीज होती है। एक साथ 8 या 10, 15 लोगों के मरने की संभावना। तो हमारे प्रदेश में इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। विगत वर्षों में हमने देखा है, जैसे हमारा राज्य जो है वो आपदा को लेकर अति संवेदनशील है, लेकिन जो प्रमुख आपदा इस विगत वर्षों में हुई है वो रोड एक्सीडेंट है।
मतलब एसडीआरएफ को जितनी रेस्क्यू कॉल्स आती हैं उनमें से मैक्सिमम जो रहती है वो रोड एक्सीडेंट्स की रहती है। इसकी वजह से कई जाने भी जा रही हैं और कई लोग घायल भी होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा नोबल कॉज है जिसके लिए ये बैठक की, जनसंवाद कार्यक्रम किया गया। खटीमा में नशे में धुत पिता ने बीते शुक्रवार को कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से अपने पुत्र को मौत के घाट उतार दिया था। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा के मझोला में शुक्रवार को पिता हरप्रसाद अपने पुत्र हरीश कुमार की सोते समय दिन दहाड़े घर पर कुल्हाड़ी से वार कर बेरहमी से हत्या करके फरार हो गया। तो वहीं किसी काम से बाहर गई मां और बहन ने जब घर आकर खून से लथपथ हरीश को देखा तो उनके होश उड़ गए और चीखने चिल्लाने लगे। मृतक हरीश कश्यप को बचपन से पालने पोसने वाले मृतक के चाचा नेतराम की तरफ से शनिवार को थाना खटीमा में तहरीर दी गई। पुलिस ने आरोपी पिता हरप्रसाद को रविवार को पोलीगंज से गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े और आला कत्ल बरामद कर लिया गया है। को फोन आया था कि यहाँ पे हर प्रसाद हैं, तो इनके घर में एक जो उनका लड़का है वो मृत पड़ा है, तो ये कुछ संदिग्ध मामला हो सकता है। तो जिसकी सूचना पर फिर हमारी कोतवाली खटीमा की पुलिस वहाँ गई। तो जब वहाँ पे निरीक्षण किया तो उसकी सर पे चोटों के निशान थे। तो ये कहीं से शराब पीकर आए, तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में पहले उनको पीटा, उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। हरिद्वार में बहादुराबाद में देवभूमि प्रेस क्लब एसोसिएशन के अध्यक्ष सनत शर्मा और पत्रकारों के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार और खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा बहादुराबाद में भ्रष्टाचार एवं अत्याचार के खिलाफ पदयात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे और उमेश कुमार का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। उमेश कुमार की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षियों के अभी से पैर लड़खड़ाने लगे हैं। उमेश कुमार ने खानपुर में किए गए कार्य गिनाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करना मेरा लक्ष्य है। कुंभ मेले से लेकर छोटे छोटे कार्यों में नेताओं और अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचारी का बड़ा खेल खेला गया है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उत्तराखंड में बदलाव की जरूरत है। वहीं उमेश कुमार ने कहा कि पत्रकारों के हित की लड़ाई मैं भी हमेशा लड़ता आया हूं। सरकार अगर नेताओं को आवास, बिजली, पानी, भत्ता इत्यादि सुविधाएं देती है तो वही सुविधाएं पत्रकारों को भी मिलनी चाहिए। लोगों के साथ हम पिछले 20 साल से भ्रष्टाचार पर जो हम वार करते आ रहे हैं, जो भी हों, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो मंत्री हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो पूर्व विधायक हों, चाहे उनके साथी हों, चाहे सांसद, सभी लोग एकजुट होकर आज उमेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोल किए हुए हैं। लेकिन क्या है कि हमने संघर्ष इतना किया है और हम आज तक इतनी लड़ाई लड़के यहाँ पहुँचे कि हमें इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के हाई स्कूल के टॉपर बच्चे आगामी 15 दिसंबर से भारत भ्रमण पर जाएंगे। देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि इस ग्रुप में छात्रों और शिक्षकों समेत 75 लोग शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि आने वाले दिनों में ये कार्यक्रम वृहद रूप से चलाया जाए और सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए इसको अनिवार्य कर दिया जाए। 15 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सभी बच्चों को उत्तराखंड विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के साथ साथ कानपुर IIT और अयोध्या का भी भ्रमण करवाया जाएगा। 15 दिसंबर से ये हमारा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अपने देवप्रयाग से, ये केतनगर से शुरू होगा, देवप्रयाग विधानसभा से, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ देहरादून से करेंगे 16 तारीख को, और अपनी उत्तराखंड की वो विधानसभा भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष ने समय लिया कि हमारे बच्चे वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा को देखें। IIT कानपुर के लिए हमने समय मांगा, IIT कानपुर को ले जा रहे हैं। उसके बाद हम उन बच्चों को जो कानपुर की औद्योगिक इकाई है उसको दिखाने का काम कर। कोटद्वार में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिसंबर महीने में होने वाले प्रसिद्ध सिद्धबली अनुष्ठान और मंदिर के मेले को लेकर सभी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 3 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु सिद्धबली मंदिर पहुंचते हैं। मान्यता है कि कोटद्वार के सिद्धबली मंदिर में आने वाले हर भक्त की मुराद सिद्ध बाबा
मेला संपन्न होने जा रहा है। इस अनुष्ठान महोत्सव में 9 तारीख को विशेष झांकियां कुछ दिल्ली से जो इलेक्ट्रॉनिक हैं, स्वचालित हैं, कासगंज से और दूर दूर से झांकियां आ रही हैं। 10 तारीख को गढ़वाली भजन संध्या के लिए दर्शन फरसवाण और दीपा नागरकोटी जो कि कुमाऊं की अच्छी भजन गायक हैं, उनका भजन संध्या होगी। काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित हरियावाला चौक के पास ग्राम इस्लाम नगर बसई गांव की निकासी का पानी वहां की सड़कों पर उतर आया। बावजूद इसके ग्राम प्रधान के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। गांव में पानी की निकासी नहीं होने से प्रदूषित पानी के सड़कों पर आने से परेशान हैं। आलम यह है कि क्षेत्र में डेंगू की खतरनाक बीमारी फैलने का खतरा मंडरा रहा है। डेंगू की बीमारी से उक्त क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। सोशल मीडिया पर सड़क पर पानी का वीडियो वायरल होने के बाद अब प्रशासन हरकत में आए हैं। काशीपुर उप जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र का दौरा कर अधीनस्थों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और एक वीडियो भी मिला था व्हाट्सएप के माध्यम से। इस्लाम नगर गांव में जल भराव की समस्या है, तो वहां पे वीडियो वहां के ग्राम प्रधान के साथ वहां का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये देखा गया कि गांव में पानी की निकासी की कोई रास्ता नहीं है। तो वहाँ पे हमने जो प्रधान थे उनको निर्देशित किया है कि जो जल भराव हो रखा है उसको तत्काल वहाँ से हटाएं इस समय, और आगे की जो व्यवस्था बनानी है, नाली का विकास करना है कि नाली का जो पानी होगा वो कैसे जाएगा गांव से बाहर, इसके लिए उनको निर्देशित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। पूरे भारत में जहां संविधान दिवस को धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज स्थित महाबोधिसत्व अम्बेडकर मिशन बुद्ध विहार में क्षेत्र के गणमान्य एवं प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में आयोजित एक कार्यक्रम में संविधान दिवस के रूप में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। वहीं बुद्ध विहार परिसर में स्थित संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर प्रबुद्ध जनों द्वारा माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में एकता, समानता और समरसता का परिचायक पवित्र ग्रंथ संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के संघर्षों और योगदान को याद किया गया। आपको सबसे पहले उनके प्रतिमा को माल्यार्पण किया, फूल से श्रद्धांजलि दिया, नारा लगाए, मोमबत्ती अगरबत्ती जला कर के उनका जो है उनको याद किए। फिर उसके बाद एक मीटिंग हॉल में बैठ करके मीटिंग किए। सब लोगों ने अपना अपना विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छा व्यक्त किया विचार। और मैं तो संविधान दिवस जो है, हम तो बाबा साहब के कृतज्ञ हैं। उन्होंने संविधान लिखा। आज के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को समर्पित किया। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि आज 26 नवंबर संविधान दिवस है और संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो परम पूजनीय संविधान रचयिता हैं, उनको याद करते हुए उन्होंने 26 नवंबर सन 1949 में ये संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित किया था। उसके बाद ये संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे भारतवर्ष में लागू हो गया। आज हम सब उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अपना जीवन निर्वहन और शासन चला रहे हैं। और आज हम लोगों की रूपरेखा एक कार्यकारिणी गठित की गई थी, जिसके तौर पे संविधान दिवस को हम लोगों ने। तो एक खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार की किरवी कंपनी ने संस्थान के कर्मचारियों के बच्चों के लिए मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजन किया। 2021 और 2022 में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कार से नवाजा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट सुरेंद्र पाल सिंह ने मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि कंपनी हमेशा से सामाजिक सरोकार से जुड़कर कार्य करती रहती है। वहीं उप महाप्रबंधक धीरेन्द्र चौहान ने सभी छात्र छात्राओं से भविष्य में शिक्षा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी अग्रणी रहने को कहा। बच्चे कहाँ पढ़ते थे, उन्हें कंपनी से क्या मतलब है? ये देखिए, ये सारे बच्चे जो मेधावी छात्र को जिनका हम आज वो कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, ये सारे हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं। और हरिद्वार के विभिन्न स्कूलों से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम से ये बच्चे आए हैं। मैंने जो देखा है, पहली कक्षा से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को जो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने स्कूलों में आए हैं और हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चे हैं किरवी कंपनी के। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमने अपने संस्थान में कार्य करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं
चाहे स्टाफ हो या वर्कर हो, उनके सभी बच्चे जो विभिन्न स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चों का ये एक प्रोत्साहन के लिए हम प्रोग्राम रखते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये हमारा जो परिवार है, किरबी परिवार, अगर उसका भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। इसमें 1 से लेके 12वीं तक बच्चे थे, जिनमें हमने प्रथम 3 बच्चों को अवार्ड दिया है। अभी बारिश बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। राज्य भर में अभी कुछ दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 30 नवंबर के बाद मौसम करवट ले सकता है और हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। रविवार को भी देहरादून सहित अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। वहीं कुमाऊं मंडल में आज रविवार को मैदान से लेकर पहाड़ तक धूप खिली रही। पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया था कि डीजल संचालित ऑटो और विक्रम जो 10 वर्ष पुराने हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और उसके एवज में उनको सीएनजी विक्रम संचालित करने के लिए परमिट देने की बात की गई है, जिसको लेकर अब तमाम ऑटो विक्रम यूनियन लामबंद हो गई है। उनका कहना है कि सरकार द्वारा अपनी मनमानी तरीके से ये आदेश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर सिटी बस यूनियन के अध्यक्ष विजयवर्धन डंडरियाल ने कहा कि सरकार द्वारा जिस प्रकार आदेश जारी किए गए, परंतु आरटीओ द्वारा अपनी मनमानी ढंग से आदेशों को जारी करने की कवायद की गई, जो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑटो और विक्रम पे जो है बारी है। कल जो है जीसीएन जो आपका आदेश ये दिखा रहे हैं अपना ये इसका पर्यावरण के उसमें ये कह रहे हैं कि आदेश आया है ऊपर से सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो विक्रम हो या ऑटो को बाहर किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आज इनकी बारी है, कल हमारी बारी है। इसलिए हमारा ये कहने का है कि सभी लोगों का पहाड़ में रोजगार रहे और हम सब लोग इनके साथ हैं और इसके कंधे से कंधा मिलाकर हम इनका जो है आंदोलन का समर्थन करते हैं। बद्री केदार मंदिर समिति ने प्रदेश में शीतकालीन यात्रा को लेकर प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से शीतकालीन यात्रा के लिए बात कही है, उसके मद्देनजर समिति ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। उनका कहना है कि पहले चरण में कई मंदिरों का पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है, जिसमें ओमकेश्वर, त्रियुगी नारायण और जोशीमठ के नरसिंह मंदिर को शामिल किया गया है। प्रदेश में शीतकालीन के दौरान भी यात्राएं शुरू हों, इसकी तैयारियां कर दी गई हैं। जैसे केदारनाथ जी का जो शीतकालीन गद्दी स्थल है, ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर, वहाँ के उसके विकास और उस परिसर के एक्सटेंशन के लिए हमने एक बड़ा अभियान हाथ में लिया है और इसके हमारी प्रथम चरण की डीपीआर तैयार हो चुकी है, सेकंड चरण की डीपीआर भी उसकी तैयार हो रही है। तो उसमें वहां पर हम उसका मंदिर परिसर का पूरा विस्तारीकरण, उसका सौंदर्यीकरण, वहां पर पार्किंग इत्यादि की सुविधाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस वर्ष जनवरी से हम वहां पर उस निर्माण कार्य को प्रारंभ कर देंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में उत्तराखंड के लिए 18,602 अतिरिक्त आवास की स्वीकृति मिली है। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और यही कारण है कि उत्तराखंड के जनहित से संबंधित और उत्तराखंड लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा प्रयासरत रहे हैं। यही कारण है कि अब ग्रामीण विकास के लिए 18,000 से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं। ये तो बहुत ही स्वागत योग्य कदम है माननीय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आवास के लिए एक विशेष बजट के लिए कहा और वो स्वीकृत भी हो गया। 18,602 के करीब इसमें हमको वो जो बजट अलग अतिरिक्त बजट मिला है, क्योंकि देखिए अभी तक 15,000 के करीब जो हमारे आवास हैं वो हो गए। 305 लोगों को जिनके पास भूमि नहीं थी उनको भी मिल चुका है। वन प्रभाग रामनगर जल्द रानी कोटा वन पंचायत में 5 हेक्टेयर भूमि में लगाएगा मेडिसिन प्लांट।
शासन को भेजा प्रस्ताव। बता दें कि रामनगर प्रभाग अब अपने देचोरी रेंज के अंतर्गत पड़ने वाले रानीकोटा क्षेत्र में 5 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि में जल्द लगाएगा औषधीय पौधे, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत देचोरी रेंज में हमारी रानीकोटा वन पंचायत है, वहां हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। उन्होंने बताया कि इसमें भारत सरकार एक आयुष मंत्रालय के तहत योजना है, जिसमें औषधीय पौधों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत जो हमारी देचौरी रेंज में रानीकोटा वन पंचायत है, तो वहाँ हमने 5 हेक्टेयर क्षेत्र चिन्हित किया है। इसमें एक भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की एक योजना है, जिसमें जो औषधीय पौधे हैं उनके कल्टीवेशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो उसी क्रम में इसका एक प्रस्ताव तैयार करके उच्च स्तर को भेजा गया है, जिसमें उस वन पंचायत में जो औषधीय पौधे हैं उनका इन सिटू कंजर्वेशन किया जाएगा, वहाँ एक नर्सरी डेवलप की जाएगी और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं जिसमें वहाँ के स्थानीय लोगों को भी सम्मिलित किया जाएगा और उनसे एक उनके आजीविका का संवर्धन होगा। ये जो स्कीम है इसका इम्प्लीमेंटेशन वन पंचायत के द्वारा ही किया जाएगा और उसमें वन पंचायत के लोग ही उस नर्सरी को और उस जो औषधीय पौधों की जो हर्बल गार्डन है उसको डेवलप करेंगे। इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में फिलहाल